Hello guys, this is your friend Rahul and today we are going to start our new playlist of Indian Evidence Act. This video is all about introduction of the act. So starting with the point, Indian Evidence Act 1872. देखिए 72 क्लिक करते ही हमारे दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए कि 1872 में तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आया था, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कई बार ये प्रीलिम्स में इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है कि भैया कौन सा साल है इनका, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ विच ईयर 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ऑफ विच ईयर, ये भी पूछा जाता है। किसके द्वारा है? बाय सर जेम्स स्टेफन के द्वारा, ठीक है। चलो हमें ये पता लग गया। अब हम बात करेंगे कि इस एक्ट की एप्लीकेशन क्या रहेंगी, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता है। देखिए ये है सेकेंडरी मुद्दा। पहले हम बात करेंगे कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। हम कवर करेंगे एप्लीकेशन कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन के अंदर जो जो हमें टर्म्स यूज़ होंगी उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि भैया उनको एक्चुअली उनका मतलब होता क्या है, हम एग्जैक्टली उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। वो कितने प्रकार के एविडेंस होते हैं, हमें कौन कौन से एविडेंस की डेफिनेशन पर फोकस करना चाहिए, क्या हमें अगर कोई केस लॉ है तो उसको क्यों, कैसे और किस एनालिटिकल अप्रोच से समझना चाहिए, ये है इंट्रोडक्शन पार्ट में। ये ऐसा पार्ट है अगर आप इसको समझते हैं तो आगे के अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एविडेंस एक्ट को समझने में, अदरवाइज इट विल बी वेरी टेक्निकल एंड टिपिकल फॉर यू। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा जो है इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट मार्शल पर भी अप्लाई होता है, एक्सेप्ट, इसके एक्सेप्शन क्या हैं, अगर आर्मी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट के अंदर है तो ये उनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो एफिडेविट्स होते हैं, जो एफिडेविट हम कोर्ट में नोटरी के द्वारा साइन करके लिखवा लेते हैं कुछ भी, ये जो है ये इनके ऊपर हमारा एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। या फिर अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है आर्बिट्रेटर के सामने तो वो भी उसके सामने एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब आर्बिट्रेटर वाला क्या कंसेप्ट है मैं आपको एक बार बता देता हूँ ब्रीफ में। फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड और एक वाइफ हैं जो डिवोर्स चाहते हैं, तो जब वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है एडीआर सेंटर, जिसे कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, ठीक है, एडीआर सेंटर कहते हैं उसको। वहाँ पर क्या होता है कि एक मतलब प्रोसीडिंग चलती है जिसमें कि बातचीत से किसी मुद्दे को सुलझाने की बात की जाती है। उस प्रोसीडिंग को हम आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग कहते हैं। अब उस प्रोसीडिंग के अंदर आप इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पर एविडेंस नहीं दे सकते हैं। अगर एफिडेविट की बात करें तो इसको आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या जो टर्म्स हैं उनको क्रिटिकल वे में समझना चाहिए ताकि हमारे जब ये आगे टर्म्स यूज की जाएंगी एक्ट के अंदर तो हमें ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो व्हाट वी शुड नो, वी मस्ट नो अबाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग। देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग की अगर बात करें तो क्या होता है, अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इज ऑन in the course of which evidence is may or may be legally taken an oath. Execution proceeding is judicial proceeding, but contempt proceeding is not judicial proceeding. Proceeding under industrial tribunal is judicial proceeding. देखिए judicial proceeding वो है कि जिसके चलते evidence को, ठीक है, may be legally taken an oath, evidence को लिया जाता है किसी अथॉरिटी के द्वारा। अथॉरिटी मतलब हमारे मैजिस्ट्रेट, कोर्ट, जज, ये, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होती है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, लेकिन जब कोर्ट की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलती हैं वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होती हैं। अगर किसी भी ट्रिब्यूनल जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू affidavit because the deponent assertion of the fact and the basis of his personal knowledge does not constitute evidence। देखिए एविडेंस एक्चुअली में होता क्या है, एविडेंस क्या होता है, जो किसी का भी खेल पलट के रख दे। मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, ठीक है, मेरी बात कोई नहीं मान रहा। अगर मैं कोई उसके रिलेवेंट एक फैक्ट लेके आता हूँ, कोई एक ऐसा एविडेंस लेके आता हूँ कि हाँ जिस टाइम चोरी हुई उस टाइम मैं घर पे था ही नहीं और मैं तो कहीं बाहर गया हुआ था, मैं तो कनाडा में था,
तो ये जो फैक्ट रहेगा, ये जो मैं उनको बता रहा हूँ, ये एक एज एन एविडेंस वहाँ पर कोर्ट में मेरे फेवर में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एफिडेविट की बात करें तो जो एफिडेविट हैं वो कभी भी एविडेंस के तौर पर नहीं लिए जाते, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पर ये लिए जाते हैं। ऑर्डर 19 जो सिविल प्रोसीजर कोड का है, जिसको और जो सेक्शन 295 से लेकर 297 की बात की जाती है सीआरपीसी में, तो ये दोनों यहाँ पर एफिडेविट को भी एज एन एविडेंस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फैक्ट की। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, फैक्ट के अंदर क्या आता है और क्या उसका मतलब है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कोई ऐसी चीज, देखिए यार, अगर आप बेयर लैंग्वेज को पहले ही समझेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे। पहले एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी का ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कैसे किया? आयरन रॉड से किया। क्या ए बी को इंटेंशनली आयरन रॉड से मार रहा था, मतलब गलती से लग गई और वो मर गया, वो अलग बात है। अगर उसने इंटेंशनली मारा है, क्या उनकी प्रीवियसली कोई लड़ाई हुई थी, क्या उसने उसको धमकी दी थी, ए ने बी को धमकी दी थी कि भाई मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो ये जो हमारे सामने है, जो सारी जो ये बातें हैं, ये फैक्ट इन इश्यू और फैक्ट हैं। ठीक है, क्यों फैक्ट है ये? क्योंकि जो हमारी सेंसेस, अब ए के घर से, सॉरी, ए ने बी को मारा, बी के घर से अगर किसी ने ए को शाम के वक्त, रात के वक्त मान लीजिए, भागते हुए देखा विद अ पेल फेस, कि पीला उसका मुंह हुआ था, डरा हुआ था और बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा था, तो मे बी ये भी एक फैक्ट है। ये एक इशारा करता है कि भाई जो ए है वो मे बी इसी ने बी का मर्डर किया हो, है ना। तो ये जो है, ये हमारे फैक्ट हैं जो हमारी किसी भी सेंसेस के थ्रू हमें फील किए जा सकते हैं। हम कुछ सुनते हैं, हम ए ने बी का मर्डर किया, बी की हमने चीख सुनी, तो वो भी एक फैक्ट है। बी को हमने तड़पते हुए अपनी बालकनी से देखा, वो भी एक फैक्ट है। तो ये सारे फैक्ट हैं। सर्टेन थिंग्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। कुछ बातें, कुछ चीज़ें कुछ एक तरीके से ऑर्डर की जाती हैं एक तरीके पर प्लेस पे, तो उसको फैक्ट कहा जाता है। अगर ए कुछ सुनता है वो फैक्ट है, अगर बी कुछ देखता है तो वो भी फैक्ट है, अगर सी कुछ वर्ड बोलता है तो वो भी फैक्ट है, और अगर डी की रेपुटेशन जो हार्म होती है या बी की जो रेपुटेशन सोसाइटी में है वो भी एक फैक्ट है। अगर बात करें फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबेंस की, तो ये क्या चीज़ें हैं? दो ये लीगल मैक्सिम्स हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रिंसिपल फैक्ट्स जो होते हैं उनको हम फैक्टम प्रोबेंडम बोलते हैं, कि कौन से फैक्ट्स, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, कि क्या प्रूव करना है, एक्चुअली में क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रूव करना क्या है, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड एंड हाउ इट इज टू बी प्रूव्ड, मतलब कौन से फैक्ट के द्वारा उसको प्रूव किया जाएगा। फैक्ट ये है, ए ने बी का मर्डर किया, ये प्रिंसिपल फैक्ट है, ठीक है, हम सबको पता है। अब इसको प्रूव कैसे किया जाएगा? इसको प्रूव किया जा सकता है अगर सी ए को भागता हुआ देख ले बी के घर से, ठीक है, तो ये है एविडेंटरी फैक्ट। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, डी हैज सम रेपुटेशन इन सोसाइटी इज अ फैक्ट। ये मैंने आपको पहले बता दिया। फैक्ट इन इशू, जिसको हम विवादित तथ्य भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? फैक्ट इन इशू मीन्स एनी एक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. Second point, any fact asserted or denied in answer to an issue of fact recorded under CPC, फैक्ट इन इशू कहलाता है। अब कुछ समझ नहीं आया, चलो हिंदी में बता देता हूँ, आसान भाषा में समझे तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा एक्ट जो खुद में या किसी और फैक्ट के कनेक्शन के साथ उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को बताता है कि भाई क्या राइट्स, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी हैं किसी सूट या प्रोसीडिंग में। मतलब एक पार्टी कहती है कि भाई मेरा हक है, दूसरा कहता है मेरा हक है, तो जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि भाई किसका हक है, वो है फैक्ट इन इशू। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए ने बी को घर किराए पे दिया,
अब बी जो है वो रेंट देने से मना कर रहा है और कोर्ट में प्रोसीडिंग डाल रहा है कि जो बी है, जो घर है वो मेरा है, मतलब रॉन्गफुल पोजीशन कर रहा है। तो जो अब ए है ना, अब फैक्ट इन इशू ये है कि भाई घर किसका है एक्चुअली में, घर क्या बी का है या घर ए का है, ये फैक्ट इन इशू है। रिलेवेंट फैक्ट क्या रहेगा, अगर ए अपनी टाइटल डीड, सबसे पहले तो देखिए डायरेक्ट एविडेंस लाए जाते हैं। अगर ए अपना डायरेक्ट एविडेंस ले आए, टाइटल डीड ले आए कि भाई देखिए दुकान की, घर की रजिस्ट्री मेरे नाम की है, मेरे नाम से है, इसका रजिस्ट्रेशन मेरे पास है, ठीक है, इसके बिजली के जो बिल हैं वो मैंने पे किए हैं, उनके जो रिसिप्ट्स हैं वो मेरे पास हैं, तो ये जो रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। ठीक है, सिंपल बात ये है कि जहाँ पर भी क्वेश्चन राइज होता है वो होता है फैक्ट इन इशू, किसी सिविल सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग में। फॉर एग्जाम्पल, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, ए एक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए, तो फैक्ट इन इशू क्या रहेंगे कि ए ने बी की डेथ की है, ठीक है, मर्डर किया है। अब ए जो है वो इंटेंडेंट डेथ थी, जो बी की डेथ है वो इंटेंडेंट थी, मतलब वो सोची समझी साजिश के तहत उसको मारा गया है, या फिर बी ने उसको सडन प्रोवोकेशन में लाया गया, ठीक है, बी ने कुछ ऐसी बात कही जिससे कि ए जो है वो अपना मानसिक आपा खो गया और सडन प्रोवोक होके उसने बी की हत्या कर दी। या फिर जो ए था जब उसने बी की हत्या की उस टाइम पे ए जो था वो अनसाउंड माइंड था, उसको फिट्स पड़ते थे या कुछ भी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ये है फैक्ट इन इशू। ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं हमारे पास रेलिवेंट फैक्ट्स। तो अगर बात एविडेंस की करें तो जो हमारा एविडेंस है वो क्या कहता है, इट मीन्स एनीथिंग बाय विच एलिज्ड मैटर और फैक्ट इज आइदर प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड। कोई भी ऐसी चीज, देखिए मैं सब बताऊंगा आपको, थोड़ा धैर्य रखिए, किसी ने अगर पढ़ा होगा तो वो कहेगा डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट आता है, चलो ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो एक मैटर के अंदर, जब एक सूट प्रोसीडिंग चल रही है उसके अंदर कुछ ऐसा ट्विस्ट डाल के उस फैक्ट को या तो प्रूव कर दे या डिसअप्रूव कर दे, वो होता है एविडेंस। अब जो हमारा एविडेंस एक्ट है इसमें वर्ड यूज किया है डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एविडेंस होती हैं बट वो डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट दोनों में से कुछ भी नहीं होता, तो क्या उसको एविडेंस नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको एविडेंस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर कोई मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के दौरान क्राइम सीन पर जाकर उसका एक चार्ट बना के लेकर आते हैं कि भाई कैसे कैसे हुआ, एक चार्ट बना लेते हैं क्राइम सीन का, तो वो जो हमारा क्राइम सीन का चार्ट का जो कॉपी रहेगा या ओरिजिनल रहेगा वो हमारा एक एज एन एविडेंस रहेगा और वो रेलिवेंट एविडेंस रहेगा। ठीक है, उसको एविडेंस माना जाएगा, जबकि ये डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट, अब आप खुद सोचिए, ये डॉक्यूमेंट जो क्राइम सीन के बाद लेकर जा रहे हैं लेकिन फिर भी एविडेंस काउंट हो रहा है। ठीक है, काइंड्स ऑफ एविडेंस की बात करें तो हमारे पास बहुत एविडेंस के प्रकार आ जाएंगे, लेकिन हम जो कुछ हैं वो 6 प्रकार के सिंपल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है। डायरेक्ट एविडेंस का मतलब होता है एनी फैक्ट विच विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर फैक्ट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इशू। देखिए, कोई ऐसा फैक्ट जो किसी और फैक्ट के बिना उसकी इंटरवेंशन के या कोई उसकी मदद लिए ये सीधा सीधा साफ तौर पे जो क्लियरली हमें दिखा देता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अगर ए ने बी को पब्लिक प्लेस पे शूट किया है और ए के हाथ में बंदूक है और वो अभी भी वहीं पे पॉइंट आउट करके खड़ा है जहां पर उसने बी को गोली मारी है, तो ये डायरेक्ट एविडेंस है कि अब जो मतलब उसने गोली मार दी है वो अब मतलब किसी और को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोई और फैक्ट इसके अंदर चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो उसको हम डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं, या फिर जो आई विटनेस होते हैं उनको भी हम डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में मानते हैं। अब ए और बी का क्या इशू है कि ए के घर पे बी ने रॉन्गफुल पोजेशन कर रखा है, कहता है कि ये तो मेरा घर है। अब ए कहता है कि ये मेरा घर है। जब कोर्ट में इशू जाता है तो कोर्ट में जाके कहते हैं, ए क्या करता है कि भाई अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन और बिजली के बिल की रिसिप्ट्स वगैरह लेके जाता है, टाइटल डीड्स लेके जाता है कि भाई देखो घर के नाम की जो रजिस्ट्री है ये मेरे ऊपर है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट एविडेंस है, ये टाइटल डीड जो है ये डायरेक्ट एविडेंस है जो किसने, ए ने प्रोड्यूस किए हैं कोर्ट के सामने। ठीक है, और फैक्ट इन इशू ये था हमारा कि भाई कौन इनमें से ए या बी में से कौन व्यक्ति है जो हमारा क्या कहते हैं इसको, मतलब सही था
पोजीशन किसके पास होना चाहिए था या किसका पोजीशन है एक्चुअल में, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस की। सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहता है इट इज़ द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस टू अदर रेलिवेंट फैक्ट विच द फैक्ट इन इशू में बी इन्फर्ड। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है विटनेस की जिसमें कि अदर रेलिवेंट फैक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। देखिए ये एक डायरेक्ट एविडेंस ही होता है बट इसको इनडायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसका लाइव। अगर एक व्यक्ति है अंकित, ठीक है, अंकित ने अजय का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब जो अंकित ने अजय का मर्डर किया है वो कैसे किया भैया, उसने किया है आयरन रॉड के साथ। और 2 दिन पहले अंकित ने अजय को जान से मारने की धमकी भी दी थी, ठीक है। लड़ाई से डेथ होने से 3 घंटे पहले उनकी एक हाथापाई भी हुई थी आपस में, और जो कि पब्लिक प्लेस पे हुई थी। जिस टाइम पे अंकित ने अजय की मृत्यु की उस टाइम पे उसकी लोकेशन भी वही थी, ठीक है। जब पुलिस को ये पता लगा कि जो अंकित है कि इसका ऐसा ऐसा हुआ, जब उसको अंकित को ढूंढने के लिए पुलिस उसके घर गई तो अंकित वहाँ से फरार था। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जबकि अंकित के ना तो कोई फुटप्रिंट्स मिले ना कोई फिंगरप्रिंट मिले, डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं मिला, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। बस ये मिला कि भाई सारे जो इशारे हैं वो अंकित की तरफ होते हैं कि अजय का खून अंकित ने किया है। तो ये हमारे पास जो एविडेंस है ये एज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट एविडेंस है बट इनडायरेक्टली अप्लाइड होते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल का केस था, जिसके अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच कंक्लूजन इज ड्रॉन शुड बी फुली एस्टेब्लिश्ड। सर्कमस्टांसेस वो सर्कमस्टांसेस जिससे कि एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। अब क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि भैया जो मृत्यु है अजय की वो अंकित ने की है, क्योंकि सारे इशारे जो हैं वो अंकित के अगेंस्ट में हैं, जो सारे फैक्ट्स हैं। इट शुड बी कंक्लूसिव, ऑल द फैक्ट्स सो एस्टेब्लिश सो बी कंसिस्ट ओनली विद द गिल्ट ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड। जिस व्यक्ति को हम एक्यूज्ड मान रहे हैं सारे फैक्ट उसके अगेंस्ट में होने चाहिए, तब जाके हम उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस मानेंगे। इट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ गिल्ट ऑफ एनी पर्सन अदर देन द एक्यूज्ड। ये कहता है सर्कमस्टांशियल, क्या कहता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस किसी और व्यक्ति के गिल्ट को तो छोड़ ही देता है, उसके खिलाफ तो एविडेंस मिलते ही नहीं, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं मानते। अगर पुलिस को इतने शक मिल रहे हैं तो वो ये ज़रूरी है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन चलेगा वो इसी डायरेक्शन में चलेगा कि अंकित को ही एक्यूज्ड मान के सब प्रोसीडिंग आगे एक्टिविटीज़ की जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ठीक है। वो किसी और को नहीं मानेंगे कि भाई ये भी फैक्ट भी हो सकता है, नहीं। पर्सनल एविडेंस क्या होते हैं, पर्सनल एविडेंस वो मैटर होते हैं, इट रेफर्स टू एनी मैटर विच द कोर्ट परसीव्स इटसेल्फ। देखिए जो कोर्ट खुद में खुद देख लेते हैं, जैसे कि अगर एक सामने मजिस्ट्रेट के सामने एक व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, और उनके सामने क्या कहते हैं कि मतलब ब्लड स्टेन्स वाले कपड़े लेके आते हैं, खून से लथपथ कपड़े ले आते हैं, या फिर मर्डर वेपन लाया जाता है उस व्यक्ति के सामने और उसका रंग बिल्कुल पीला हो जाता है और डर जाता है वो बिल्कुल, जैसे अब भागने को हो रहा है वहाँ से, तो वो अपने आप में एक एविडेंस है, पर्सनल एविडेंस, जो कोर्ट खुद ही उसको एडमिट कर लेती है। फोर्थ आता है हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस मतलब सुनी सुनाई बातें, सेकेंड हैंड एविडेंस, ठीक है। देखिए जो सेकेंड हैंड एविडेंस है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कन्फेशन में 24 से 30 तक, ठीक है, सेक्शन 17 जो है एडमिशन का, वहाँ पर इसको हियरसे एविडेंस को माना जाता है, ठीक है। हियरसे एग्जांपल बता देता हूँ मैं, ए एविडेंस दैट ए हर्ड दैट अ मर्डर हैड टेकन प्लेस इज अ हियरसे एविडेंस। देखिए ए कहता है कि ए के पास एक एविडेंस है कि भाई ए ने सुना है कि मर्डर हो गया है, तो ये सुनी सुनाई बातें जो हैं ये एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं की जा सकती हैं कि भाई मैंने तो ऐसा सुना था, तो सुना हुआ नहीं सुनता, ठीक है, सुना हुआ कौन नहीं सुनता, कोर्ट नहीं सुनता, ओके। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर सेक्शन 3 के अंदर हमें बताया गया है कि जो एविडेंस है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स को भी हम एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब कहीं ये लोग ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स को, वीडियोस को और जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी जो मतलब उनको एडमिट नहीं करता कोर्ट। एडमिट इसलिए नहीं करता, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, क्योंकि वीडियो से छेड़छाड़ करना आज के दिन कोई बड़ी बात नहीं है। आपके फ़ोन में भी इतने बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे कि आप वहाँ से 1 नंबर की वीडियो बना लोगे।
कंक्लूसिव एविडेंस की बात यह है कि ऐसा एविडेंस जो सारे ही फैक्ट को कंक्लूजन पे ले आता है, ठीक है, वेयर द कनेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एविडेंटरी फैक्ट इज नेसेसरी कंक्लूजन। सपोज जिस व्यक्ति को एक व्यक्ति है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक पर्सन है जो कि बी कौन है, हमारे जज साहब के सामने खड़े हैं, ठीक है, जज के सामने खड़ा है। ए जो है वो जज के सामने खड़ा है और इसके सामने क्या प्रोड्यूस किया जाता है, मर्डर वेपन, ठीक है, मर्डर वेपन। अब मर्डर वेपन प्रोड्यूस किया जाता है, इसके तो बिल्कुल होश और आवाज़ गुम हो गई क्योंकि इसने तो छुपाया था, ए पर्सन ने तो छुपाया था ये मर्डर वेपन, लेकिन इनको कैसे मिल गया। अब मर्डर प्रूव हो जाएगा इस हिसाब से, तो ये तो भाई डर गया इस हिसाब से। तो फिर अब ये क्या करेगा, ये डर गया, इसका रंग पीला हो गया। तो ये एक एविडेंस है जो हम पर्सनल एविडेंस की हमने अभी बात करी, वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। लेकिन इसने साथ में क्या कहा है, एविडेंटरी फैक्ट। एविडेंटरी फैक्ट, अगर इस मर्डर वेपन पे इस ए व्यक्ति के हमें फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं तो हम उसको भी एज ए एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे और इसकी कन्विक्शन में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो कंक्लूजन पे निकल जाते हैं कि भाई हाँ यही है एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगली वीडियो में हम सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9। ओके, सो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।